ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई 5 रुपए देता है तो कोई उसको 10 रुपया देता है, लेकिन एक लड़का उसको पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पटना से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम निखिल कुमार होता है, वह नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वह अपने शहर पटना में ही कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकलता। तो वह फिर कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहां कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो वह कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टियां मनाने वह अपने घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना होता है। वह पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वह देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन बदन को अच्छे से ढक रखा था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 5 रुपया देता है तो कोई उसे 10 रुपया दे देता, तो कोई बोल देता कि आगे जाइए, हमारे पास नहीं है। सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। भिखारी को लेकर वह लड़की जब ट्रेन में चढ़ी थी, तभी से निखिल उसको बस देखे ही जा रहा था। वह डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर थी और निखिल पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वह लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और निखिल के सामने आकर उससे भीख मांगने के लिए हाथ को फैला लेती है। निखिल उसको तब से ही देख रहा था और फिर वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 5 रुपए का सिक्का आता है और वह उस लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वह काफी देर से बस उसे ही देखे जा रहा था। वो जब भी उसकी तरफ देखती तो उसकी निगाह सिर्फ उसी पर टिकी की थी, लेकिन प्राची के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम प्राची होता है। उसके लिए आज की कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो लड़के तो उसे देखते ही रहते थे। अब जब वह पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था तो प्राची को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी अपनी नजरें नीचे करके आगे निकल जाती हैं। अब इस डिब्बे में वह सभी से भिक्षा मांग चुकी थी, तो वह अब दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। निखिल भी खुद को रोक नहीं पाता और वह भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वह गई थी और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी छुपे उसे देखता रहता है। वह बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब यह डिब्बा भी पूरे होने वाला था। लगभग 10 या 15 मिनट हो चुके थे। तो अब निखिल प्राची की तरफ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। प्राची देखती है कि एक लड़का खड़ा है। उसे निखिल की पीठ दिखाई दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह वही लड़का है। उसे तो बस पैसा मांगना था, तो वह अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब निखिल भी उसकी तरफ पलटता है तो प्राची को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि वह तो उससे पहले ही भिक्षा मांग चुकी थी। तो हाथ जो उसने भिक्षा के लिए फैलाए हुए थे, वह कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रखती है। अब निखिल भी अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में एक नोटों की गड्डी निकलती है और वह नोटों की गड्डी, जिसमें 15,000 रुपए थे, सभी उसके हाथ पर रख देता है। अब प्राची इतने ज्यादा पैसों को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वह कुछ समझ ही नहीं पाती कि अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें और क्या ना करें, क्योंकि हाथ में इतना ज्यादा पैसा होता है कि वह कई दिनों तक भी भीख मांगकर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी, और यहां एक ही पल में वह लड़का उसे 15,000 रुपए दे देता है। अब निखिल प्राची की आंखों में ही देख रहा था और प्राची भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते। अब निखिल को लगता है कि शायद प्राची कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही वह बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं है। प्राची यह बात सुनते ही अपनी नजर को झुका लेती है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि इस पैसे को अपने पास रखें या ना रखें। निखिल भी अब वहां थोड़ा असहज महसूस करने लगा था, तो वह फिर वहां से चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। प्राची अगले स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह हुआ क्या है। आज तक उसे किसी ने इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज्यादा जो उसको आज तक पैसे मिले थे वह 100 रुपए थे, और अब एक बार में ही 15,000 रुपए मिल जाना, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। निखिल कुमार अच्छे परिवार से था, अमीर परिवार से था। उसके लिए 15,000 रुपए की रकम कोई मायने नहीं रखती है। उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्टे होते हैं और इससे अलग 100 से 200 बीघा जमीन भी होती है।
इसलिए वह बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वह सोचता है कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाए तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी डॉक्टर की पढ़ाई कर लूंगा। इतना पैसा उसके पिताजी लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, निखिल अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज्यादा पैसे बचे नहीं थे। मतलब कैश तो अब खत्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे सभी वह उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट में, एटीएम में काफी पैसा था, पर कैश अब उसके पास खत्म हो गया था। तो इसको जरा सा एहसास होता है कि यार, मैंने यह क्या पागलपन कर दिया, और कुछ देर तक वह ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो यह नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वह लड़की अभी भी भीख मांग रही है। क्या तो वह उसको कहीं नहीं दिखाई देती। फिर उसको लगता है कि शायद वह अगले ही स्टेशन पर उतर गई होगी, और फिर निखिल कोटा पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक रात सपने में वह उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे वह लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वह मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसकी आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। सोच में पड़ जाता है बहुत ज्यादा। वह अब बेचैन हो गया था। वह खुद को कोसने लगता है कि मुझे अपनी सीट पर नहीं बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। कौन है, कहां रहती है, ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वह सो नहीं पाता। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नजर में ही हो गया था, तभी मैं उसको इतना ज्यादा देखे ही जा रहा था। अब सोचता है कि करूं तो क्या करूं। अगर यह बात मेरे मन में ही ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वह सारी बात अपने दोस्त से शेयर करता है और बताता है कि मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, जब तक कि वह खुद से मना नहीं कर देती। जब तक वह मना नहीं करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वह लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है कि इन इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है भिक्षा का वह करना है। अगर वह तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वहीं जाओ, वह तुम्हें जरूर वहीं मिल जाएगी। तो यह अगले दिन उसी पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और इंतजार करता है, लेकिन लड़की उसको कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वह अनुभव करता है कि वह लड़की मुझे आरा स्टेशन से मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए ही निकलना चाहिए, शायद वह वहीं हो। फिर वह आरा स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है, उस लड़की को ढूंढता है और आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वह लड़की दिखाई दे जाती है। वह डिब्बे में भीख मांगते हुए निखिल की तरफ ही बढ़ते आ रही थी, और जैसे ही निखिल को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। निखिल भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। प्राची आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह निखिल से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे निकल जाती है। अब निखिल उसको वहां ऐसे ट्रेन में कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि सभी लोग वहां होते हैं। ऐसे चलती ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। और फिर यह ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो प्राची उस ट्रेन से उतर जाती है। प्राची सोचने लगती है कि यह लड़का 3-4 दिन पहले ही आया था और आज फिर से चला आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आता। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा वह कुछ सोचती नहीं थी, क्योंकि उसको अपनी हालत भी दिख रही थी कि मैं क्या हूं, और वह तो उसको 15,000 रुपए भी दिया था, यह भी उसको याद था। लेकिन दिल है तो दिल में तो बात आ ही जाती है। अब उसके पीछे पीछे निखिल भी ट्रेन से उतर जाता है और उतरकर उसका पीछा करने लगता है। प्राची स्टेशन के पीछे से एक कच्चा रास्ता होता है। वह उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। निखिल भी उसके पीछे छिपते चला आ रहा था। उसकी नजरों से बचता हुआ वह भी उसी के गांव पहुंच जाता है, और प्राची का घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा खपरेल का मकान और आगे सहन में एक छप्पर डला हुआ था, और मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक खेत था, जहां वह अपने गाय वगैरह को बांध कर रखते। उनके लिए भूसा भी वहां एक कमरे में रखा था। दोस्तों, अब निखिल थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो जाएगा तो घर के नजदीक चला जाऊंगा। धीरा होने पर वह उनके घर के पीछे चला जाता है और छिपकर उनके घर के हालात देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि प्राची के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि यह अभी अभी कटा है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ताजी पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में प्राची के अलावा उसकी 3 बहनें, एक छोटा भाई और मां है।
मां खाना बना रही थी और फिर प्राची पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती हैं कि आज फिर से वो खड़ा हो गया। तो मां पूछती है, बिटिया क्या हो गया? तो प्राची बताती है कि मां, वो जो 15,000 रुपये लड़का दिया था आज फिर से टकरा गया। मुझसे तो उसे देखकर मैं उतर गई। मां कहती हैं, अरे तुम क्यों उतर गई? शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो प्राची कहती है, नहीं मां, मैं भीख मांगती हूं और कोई इस तरह से पैसे दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मां मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पर प्राची कहती है कि मां तुम भी बस मजाक करती हो। फिर प्राची घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा खुचा खाना होता है उसको लेकर घर में जाने लगती है जहां गाय बंधी हुई थी। निखिल भी मौका पाकर उसके पीछे घर में पहुंच जाता है। प्राची गाय को बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहां कोई है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टॉर्च होती है। उसको जब वह ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो वह निखिल को देखकर चिल्ला देती है। डर जाती है कि आखिर ये यहां इतनी रात में कैसे और क्यों आया है। उसको चिल्लाता देख निखिल उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और धीमी आवाज में बोलता है कि चिल्लाती क्यों हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। निखिल ने एक हाथ उसके मुंह पर रखा था और दूसरे हाथ से उसको पकड़ रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब प्राची खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो निखिल उसको छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। अब निखिल प्राची को छोड़ देता है। प्राची उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो? मुझे देखने के लिए आए हो? इस पर निखिल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहां मेरे आने का कोई दूसरा काम भी है? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया हूं ना। तो पढ़ाई में मन लगता है ना, किसी काम में मैं रह नहीं पाया और बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। प्राची कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो निखिल कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करूंगा। तुम्हें देखने के लिए तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे तो नहीं रोक सकती हो। देखने से अब निखिल वहां से जाने लगता है। उसको जाता देख प्राची धीमी आवाज में बोलती है कि सुनिए। निखिल प्राची की आवाज सुनकर रुक जाता है। तो प्राची कहती है कि अब रात में आप कहां भटकते फिरेंगे? आप चाहे तो यहां रुक सकते हैं, काफी रात हो चुकी है, स्टेशन पर भी खाना वगैरह नहीं मिलेगा। फिर वह एक चारपाई डालती है और निखिल से कहती है कि आप यहां आराम कर लो, जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना भी ले आऊंगी। प्राची की यह बात सुनकर निखिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसको लेकर बहुत दूर तक का सोचने लगता है। अब वह घर जाती है तो मां रोटियां बना रही थी। मां से वह कहती है, मां अब आप खाना खा लीजिए, रोटी मैं बना दूंगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मां रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए। फिर वह सभी के सोने का इंतजार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर दबे पांव घेर में चली जाती है। निखिल चारपाई पर लेटा हुआ था। प्राची को आता देख वह उठ जाता है। प्राची उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है। तो निखिल कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो प्राची कहती है, नहीं मैं यहीं ठीक हूं, आप खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखे होंगे। फिर निखिल हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले प्राची की तरफ बढ़ाता है। तो प्राची कहती है, आप खा लीजिए। मैंने तो खा लिया है। तो निखिल कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूं तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भी भूखी हो। फिर निखिल और प्राची दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। वह खुद भी खाता है और प्राची को भी खिलाता है। दोनों खाना खाने के बाद बातचीत करते हैं। तो निखिल पूछता है कि कब से तुम यह काम कर रही हो? तो प्राची कहती है कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका पैर खराब हो गया और डॉक्टर को उसे काटना पड़ा, तो अब वह काम नहीं कर पाते और जो जमा हुआ कुछ पैसा था वह सब दवाइयों में खर्च हो गया। तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा और इससे बेहतर मुझे कोई और काम नजर नहीं आया। समय से अपने घर आ जाती हूं। हां, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है और पिताजी का पैर भी अभी सही नहीं हुआ है, उसमें घाव है तो दवाइयां अभी भी चल रही हैं। ज्यादा खर्चा है, बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जहां से पैसा वापस आने की उम्मीद भी हो। अब निखिल भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूं। वह एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं। बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तो आप प्राची कहती है कि सवेरा हो गया है।
अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहां तक ही छोड़कर आऊंगी। तो इस पर निखिल कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन प्राची नहीं मानी और वह उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती है, क्योंकि निखिल एक ही शर्त पर वहां से जाने के लिए राजी हुआ था कि वह कल रात वहां पर फिर से आएगा और दिन में वह एक होटल में रुक जाता है। प्राची घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती। तो मां कहती है कि बेटा गई क्यों नहीं हो, ऐसे काम कैसे चलेगा। तो प्राची कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि निखिल ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो निखिल कहता है कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है और निखिल घेर में आ जाता है। प्राची ने आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वह घेर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों के मन में कोई भी ऐसा गलत भाव पैदा नहीं हुआ। न निखिल ऐसी कोई हरकत करता है न प्राची, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा था। बस ऐसे ही बातें करते रहते। अब सुबह होते ही निखिल वापस होटल लौट जाता और यह सिलसिला लगभग 5 से 6 दिन तक चलता रहता है। वह दिन में होटल पर खाना खा लेता और रात में तो प्राची उसे खाना खिला ही देती थी। अब 7वां दिन जब आता है तो प्राची की मां को थोड़ा शक होने लगता है कि न तो यह भीख मांगने जाती है, और उसकी मां उस पर नजर रखने लगती है कि आखिर उनकी लड़की क्या काम कर रही है। वो आज रात सोती नहीं है। और जैसे ही प्राची खाना लेकर जाती है तो वह भी उसके पीछे चली जाती है और छिपकर दोनों को देखने लगती है। देखती है कि दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मां फिर उनके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि यह क्या हो रहा है। निखिल मां को देखकर थोड़ा डर जाता है और प्राची भी घबरा जाती है। फिर भी प्राची थोड़ी हिम्मत करती है और बताती है कि मां यह वही लड़का है जो हमें 15,000 रुपए दिया था। यह बात सुनकर मां थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर निखिल के बारे में बातचीत होती रहती थी। प्राची हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी कि लड़का बहुत अच्छा है। प्राची अपनी मां से सारी बात बता देती है और फिर निखिल भी आगे बढ़ता है और कहता है कि मां जी, मैं प्राची से शादी करना चाहता हूं, और वह अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो प्राची की मां कहती है कि यह सब तो ठीक है, पर बेटा क्या तुम्हारे मां बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे। वह कहता है कि मां जी, आप इस सब की चिंता मत कीजिए, आप बस शादी करा दीजिए। यह कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन प्राची की मां उन दोनों को मंदिर में लेकर जाती है और उनकी शादी करा देती है। शादी के बाद निखिल प्राची को लेकर कोटा चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। वैसे उसके अकाउंट में काफी पैसा था। घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वह प्राची की मां से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूं, तो अब किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा बेटा, और दामाद में कोई फर्क नहीं होता है। एक बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। निखिल पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया जिंदगी गुजार रहे थे। लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अब कोई निखिल के घर खबर दे देता है कि आपका लड़का शादी कर चुका है, या शादी नहीं भी की है तो फिर भी एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। निखिल के पापा यह बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वह इस बात से ज्यादा नाराज होते हैं कि ऐसे कैसे लिविंग में रह सकता है। वह डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिविंग में रह सकते हो। अगर रहना ही था तो उससे शादी कर लेते। पहले और पूछते हैं कि कौन है। वो लड़की निखिल झूठ बोल देता है और कहता है कि पापा, यह लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है। लिविंग में नहीं रह रहे हैं क्योंकि प्राची बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी खूबसूरती थी वह थोड़ी दबी हुई थी। उसके घर के हालात के कारण खुशहाल माहौल में निखिल के साथ रहती है। फिर जो उसके चेहरे पर रौनक आती है तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगी थी। और सभी निखिल को कहते थे कि भाई, अगर लड़की लाया है तो वह यह लेकर आया है। अब निखिल के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ही ली है तो लड़की को घर लेकर आओ। यहां की भी जो रस्म रिवाज है उनको भी पूरा करना है। निखिल प्राची को लेकर घर जाता है और जो भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। अपने निखिल के मां बाप कहते हैं कि बेटा, इनके माता पिता कहां हैं, तो इस पर निखिल कहता है कि पापा, वह अब भी नाराज है। धीरे धीरे मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा। वह ऐसा इसलिए बोल देता है कि अगर अभी इन लोगों को सच सच बता दिया तो यह लोग बहुत गुस्सा होंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर अपनी पत्नी यानी प्राची को समझाता है कि तुम इन सभी लोगों की इतनी सेवा करो,
इतना इन लोगों का भरोसा जीत लो, इनका दिल जीत लो कि ये सभी लोग तुमसे खुश हो जाएं और अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करने लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्राची बहुत ही ज्यादा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, सभी की बहुत सेवा करती है, हर एक बात का ध्यान रखती। और फिर एक दिन निखिल यह सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा तूने बहुत सही किया, बहुत अच्छा काम किया है। शायद अगर यह किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ही हमें इतना इज्जत मान सम्मान दे पाती, हमारी इतनी सेवा न कर पाती। फिर निखिल के माँ बाप प्राची के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ घर ले आते हैं। और अब यह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, निखिल कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसी तरह